Okay, everyone, we have left it from here. Okay, so let's recap. Okay, so mitosis is accomplished not only the segregation of duplicated chromosome into the daughter nuclei, but the cell itself is divided into two daughter cells by the separation of the cytoplasm called as the cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय द अपीयरेंस ऑफ ए फोरो, जो कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि सेल फोरो का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे करके सेल फोरो एक जगह पे ज्वाइन हो जाते हैं और उसके बाद वो डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. Plant cells, however, are enclosed by relatively extensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by different mechanism. In plant cell, wall formation start at the center of the wall. A formation center of the cell and grow outward to meet the existing lateral wall. The formulation of the new cell wall begin with the formation of the simple precursor called as the cell plate. ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं. That Okay, where is my cursor? Okay, that represent the middle lamella between the wall of the two adjacent cell. At the time of the cytoplasmic division, organelle like mitochondria and plastid get distributed between the two daughter cell. एट द टाइम ऑफ द साइटोप्लाज्म डिवीजन. हाँ, ये तो वही बात है ना कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन के टाइम पे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं दोनों डॉटर सेल में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे. इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. हाँ, ये बात है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो भी सकता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं भी होता है. ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ना डिफर करता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा या नहीं होगा आफ्टर ए माइटोटिक डिवीजन. ठीक है. Result of which multinucleated condition arises. ऐसा कुछ एनिमल्स में देखा गया है कि कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा. तो बार बार ऐसे न्यूक्लियस का डिवीजन होने से बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाएंगे. फिर उसको कहा जाएगा सिंथेटिकल कंडीशन. क्या कहा जाएगा उसको? सिंथेटिकल कंडीशन. और सिंथेटियम भी कहा जाता है. Synthetical condition, that is the multinucleated कंडीशन जिसे कहा जाता है. जैसे कि एंडोस्पर्म, कोकोनट के एंडोस्पर्म में ऐसे बहुत सारे ऐसे साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन हो नहीं पाता है. ठीक है, जैसे कि कोकोनट में. ठीक है. Okay. Mitosis or the equational division is equally restricted to the diploid cell only. Okay, now we will talk about, okay, just give me a second. Okay, so mitosis is the equational division. What is called as equational division and what is the reductional division? Like here you can see, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम का नंबर होता है ना, ये 2n होता है. ठीक है. ये है जब इसका डॉटर सेल बनता है ना, तो इसके पास जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो भी 2n and 2n रहता है. तो दिस इज सेम एज द मदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन. और रिडक्शनल डिवीजन कहाँ होते हैं? जैसे कि हम लोग अभी मियोसिस में पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो मदर सेल है वो 2n है और जो डॉटर सेल है ना ये हैप्लॉइड हो गए हैं. मतलब रिडक्शनल डिवीजन, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन. राइट. ओके, तो उसके बाद देखते हैं. However, in some lower plants and in some social insect, haploid cell also divide by mitosis. अभी हम लोग जैसे पढ़ रहे थे कि एक लोअर प्लांट्स में जैसे कि ब्रायोफाइट हो गया, आल्गी हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, इसमें सारे क्या होते हैं? माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी होते हैं. और इंसेक्ट में जैसे कि हनी बी जैसे, हाँ, वो हैप्लॉइड सेल होते हुए भी, एनिमल सेल होते हुए भी
उनके पास माइटोसिस से वो लोग डिवाइड करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, आर यू एवर ओके. तो माइटोसिस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है लाइफ में? इसीलिए है क्योंकि एक ह्यूमन सेल को, सपोज एक ह्यूमन सेल लेते हैं, तो उसको परफॉर्म करने के लिए जितने भी सारे एक्टिविटी है, जितने भी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सारे कुछ फंक्शन करने के लिए उनको 46 क्रोमोसोम ही चाहिए. अगर हर डिवीजन के बाद ये क्रोमोसोम नंबर डिवाइड होते होते हाफ हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? लास्ट में भी तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना. इसलिए इक्वेशनल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. This is the significance of mitosis. Mitosis usually result in the production of diploid daughter cell with identical genetic complement. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं. The growth of the multicellular organism is due to mitosis. जो multicellular organism में जो growth होता है वो mitosis से ही होता है. तो पहला जो significance क्या है? Mitosis usually result in the production of diploid daughter cell with identical genetic components. दो सेकेंड हो गया कि द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस. थर्ड हो गया कि सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. सेल ग्रोथ अगर होता चला जाएगा तो न्यूक्लियस छोटा पड़ जाएगा. अगर सपोज न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हुआ, एक सेल का कोई लिमिट अगर नहीं बचा कि मतलब कितना डिवाइड, कितना ग्रो करेगा, ऐसा ग्रो करते करते ना न्यूक्लियस छोटा पड़ जाएगा, फिर उसे रेगुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. इसीलिए इसेंशियल हो गया कि एक बैलेंस हो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का एक बैलेंस हो, एक सही एस्पेक्ट हो, जिससे कि मतलब एक सेल एक लिमिट तक ही बड़ा होगा, उससे बड़ा नहीं हो पाएगा. ठीक है, ये हो गया 3 नंबर का सिग्निफिकेंट. ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर. हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अगर सपोज करो कि कहीं पे तुम्हारा कट हो गया और वहां पे अगर सेल बस मतलब न्यू ऐसे बन नहीं पा रहा है, नया सेल बन नहीं पा रहा है, तो वो जगह ना ऐसे कट होते होते रह जाएगा रोज. उसमें मतलब वो कैसा होगा सिचुएशन, आप लोग इमेजिन भी कर सकते हो. ठीक है, तो इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर. सेल का जो रिपेयर करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. The cell of the upper layer of the epidermis, cell of lining of the gut, blood cell are being constantly replaced. हाँ, ये भी एक बात है, ये तो constantly replace होता है. तो अगर इस replacement के लिए एक रैपिडली डिवाइडिंग और से मतलब नया सेल अगर जल्दी नहीं आएंगे तो फिर कैसे चलेगा सिस्टम. जैसे कि एपिडर्मिस को ले लो, ये तुम्हारा स्किन का आउटर जो लेयर होता है ना, उसे एपिडर्मिस कहा जाता है. एपिडर्मिस लेयर में क्या होता है, ड्यू टू सनबर्न हो जाता है और या फिर बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे कि अपर स्किन ना डैमेज हो जाता है. जब वो डैमेज हो जाएगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए नया सेल तो चाहिए ही चाहिए हम लोगों को. फिर सेल लाइनिंग ऑफ द गट में ऐसा होता है ना कि अगर वो रेगुलरली उसे चेंज नहीं करेगा तो स्टोमक में क्या है, बहुत सारे एसिडिक एंजाइम होते हैं जो कि उसे डिग्रेड कर देते हैं. तो फिर गट का सेल या फिर स्टोमक का सेल जो भी रिप्लेस होना जरूरी है. फिर आते हैं ब्लड सेल जो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है. वैसा ही डब्ल्यूबीसी का भी सबका लाइफ स्पैन अपना अपना होता है. अगर एक ही सिस्टम को, एक ही आरबीसी को हम लोग रोज उसे भगाते रहे तो वो तो कभी ना कभी तो बंद ही होगा एक सिस्टम. इसीलिए ब्लड सेल को भी कंस्टेंटली रिप्लेस होना जरूरी होता है. माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द एपिकल लेटर कैम्बियम रिजल्ट इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ. ये भी एक पॉइंट होता है कि अगर प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होगा तो नया सेल कैसे बनेंगे. ठीक है, एपिकल एंड लेटरल कैम्बियम. एपिकल सेल का मतलब ये होता है, सपोज ये एक तुम लोग ये एक प्लांट देख लो, ये इसका एपिकल सेल है. ये दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द एपिकल सेल. ओके, इसका ग्रोथ कैसे होगा. लेटरल कैम्बियम का मतलब होता है ऐसे एक सेल है, ये लेटरली कैसे ग्रो करेगा, ऐसे ये लेटरल कैम्बियम क्या करता है, सेल को गर्थ देता है. गर्थ मतलब उतना चौड़ा होता जाएगा, लेटरली वो डिवाइड करता जाएगा. ठीक है, हाँ, तो दिस इज व्हाई प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रो. ऊपर से बढ़ता रहेगा और साइड में से भी बढ़ता रहेगा. ये कौन करता है, मेरिस्टेमेटिक सेल करता है. मेरिस्टेमेटिक सेल क्या है, सोमेटिक ही सेल है. अगर वो रैपिडली डिवाइड नहीं करेगा तो कैसे होगा, फिर सिस्टम नहीं चलेगा. ठीक है,
राइट। सो अभी आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा ना, मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है ना, मियोसिस को हम लोग अभी पढ़ रहे थे, दिस इज द रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, राइट। उसके बाद क्या है, मियोसिस ऑकर्स इन द मियोसाइट। मियोसाइट मतलब जो जर्म सेल होते हैं, जर्म सेल, इन अदर वर्ड्स दिस विल बी कॉल्ड एज द जर्म सेल, जो कि जर्मिनल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ, तो मियोसिस का ऐसा है, जैसे कि माइटोसिस हेप्लॉइड सेल में भी हो जा रहा था कहीं कहीं, वो हेप्लॉइड सेल में नहीं हो सकता। मियोसिस अगर कोई ऑलरेडी रिड्यूस है, क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, तो उसे और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसीलिए ये बस डिप्लॉइड सेल में ही होता है मियोसिस, ठीक है। ठीक है, अभी ये जो माइटोसिस है ना, मैं इसे यहाँ कर लेती हूँ। हाँ, ये जो मियोसिस है ना, मियोसिस, सॉरी, मियोसिस कहाँ होता है, मियोसाइट्स में होता है, जबकि माइटोसिस कहाँ होता है, सोमैटिक सेल में होता है। मियोसिस के बाद अगर ये सेल 2n का होता है, अगर इसका क्रोमोसोम नंबर 2n है ना, तो आफ्टर मियोसिस दे विल बी रिड्यूस एंड all of them, all of the cell will be haploid in number, और ये अपने मदर से रिजेंबल भी नहीं करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट रिजेंबल देयर पेरेंट्स, कोई कैसे भी, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। और सोमेटिक सेल में क्या होता है, अगर मदर पेरेंट सेल अगर 2n का है, डिप्लॉयड है, तो आफ्टर माइटोसिस आल्सो दे विल बी रिमेन एज सेम, that is the diploid condition, this will be the equational division, ठीक है। this is the reductional division, they resemble their parents, they are just identical to their parents, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई भी सेल ले लो, जैसे कि यहां से कोई भी सेल ले लो, सारे एक जैसे ही होंगे, ठीक है, वैसे। ओके, सो माइटोसिस में भी क्या होता है ना, देखो पहले तो ये फर्स्ट फेज है, इसमें भी इंटरफेस होगा, जैसे G1S G2 ये सब होगा, G1S G2 ये सब चलेगा, जैसे कि चल रहा था माइटोसिस में, ये सब इंटरफेज में होगा। फिर आता है बी, प्रोसेस बी, दैट विल बी द मियोसिस 1। यहाँ पर ना मियोसिस को ऐसे दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। हाँ, तो क्या होता है ना, मैं आपको बेसिक एक ओवरव्यू दे देती हूँ। यहाँ जो ये सेल थे ना, पहले ये सेल ना ऐसे 2n कंडीशन में थे, ठीक है। उसके बाद इसमें हुआ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद यहाँ पर 2 डॉटर सेल बने, यही ये रिड्यूस हो गए थे ऑलरेडी, ठीक है। ये 2 डॉटर सेल बने, उसके बाद इनमें होता है मियोसिस 2, M2, मियोसिस 2 होता है, और इसके बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, ठीक है। ठीक है, ये होता है, ये है मियोसिस का प्रोसेस, ठीक है। ओके, तो उसके इंटरफेस के बाद क्या होता है, मियोसिस आता है, मियोसिस 1 आ गया। मियोसिस 1 में क्या होता है, जो बेसिक हम लोग ऐसे ओवरव्यू कर लेते हैं, प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे होता है सेल में कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, तो उसके बाद क्या हो गया, सी में क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या हो गया, डी में साइटोकाइनेसिस। फिर ये एक सेल से ना, ये एक सेल से 2 सेल बन गए, अभी 2n में से ये n 2 सेल बन गए अभी तक, ठीक है। उसके बाद इसको एक रेस्टिंग फेज चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरकाइनेसिस। दिस इज नॉट सिमिलर टू इंटरफेस, दिस इज इंटरकाइनेसिस। इसमें वो क्या करता है, वो नेक्स्ट मियोसिस के लिए खुद को मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे कि मतलब प्रिपेयर करता है, फिर से प्रिपेयर करता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस इज एब्सेंट, ठीक है। इसमें डीएनए सिंथेसिस एब्सेंट होता है, बाकी सारे जितने सारे प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया, आरएनए का सिंथेसिस हो गया, या फिर जितने भी प्रिपरेटरी फेज है, जितना भी मतलब हम लोग पहले पढ़ते थे ना इंटरफेज में, वो सब
इसमें फिर होने लगी, ठीक है, इंटरकाइनेसिस में। और इसे ये भी कहा जाता है कि इंट्रामियोटिक डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मियोसिस 2, ये हो गया हमारा डी स्टेप, ये हो गया ई, उसके बाद मियोसिस 2 एज एफ, मियोसिस 2 हो गया, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन गए। इक्वेशनल डिवीजन वैसे ही होता है जैसे माइटोसिस में हुआ था। अभी से ना हैप्लॉइड सेल में जैसे माइटोसिस होता है, मियोसिस 2 में सिमिलर माइटोसिस होता है, ठीक है। फिर होता है जी फेज में कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का फिर डिवीजन होता है, और एच में फिर साइटोकाइनेसिस होता है, सेल का डिवीजन होता है, और 4 हैप्लॉइड सेल इससे बनते हैं, इससे 2, और ये वाले सेल से 2 हैप्लॉइड सेल अभी बन जाते हैं, ठीक है, आफ्टर मियोसिस 2, ठीक है। ओके, तो अभी आ गया हमारा ये जो माइटोटिक इवेंट है ना, माइटोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप अंडर दिस फेज। तो मियोसिस 1 में भी वो सिमिलर मियोसिस 1 मियोसिस 2 रहते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ, मियोसिस 1 में भी वो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 रहते हैं। माइटोसिस में जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज था, मियोसिस में भी सिमिलर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 रहता है। सिमिलरली मियोसिस में भी वही प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है, ये प्रोफेज में, प्रोफेज यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 फेजेस होते हैं, ठीक है। पहला हो गया हम लोगों का लेप्टोटीन, 2 नंबर में जाइगोटीन, फिर आ गया पाकिटिन, 4th में आ गया डिप्लोटीन, एंड 5 में आ गया डायाकाइनेसिस, ठीक है। ये 5 फेज प्रोफेज में रहते हैं, प्रोफेज में ये 5 फेज आ जाते हैं। अभी हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो मियोसिस के बारे में क्या दिया गया है? So the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of 2 gametes. क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ईच विथ ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से बनते हैं। द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, जैसे कि मियोसिस में होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ में कन्वर्ट हो जाते हैं डॉटर सेल में, जिसे कि हम लोग कहते हैं मियोसिस। मियोसिस एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां पे फर्टिलाइजेशन से वो लोग क्या करते हैं, फिर से रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज, वो लोग हैप्लॉइड गैमेट्स का फ्यूज करवाते हैं और फर्टिलाइजेशन से रिस्टोर हो जाता है डिप्लॉइड फेज में। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो तुम लोग पढ़ ही चुके होगे, गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट्स। द की फीचर्स ऑफ मियोसिस, मियोसिस का फीचर्स क्या है एक बार देख लेते हैं। ये जो पॉइंट्स में दिया जाता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। Meiosis involves 2 sequential cycle of the nuclear and cell division called as the meiosis 1 and meiosis 2. न्यूक्लियर और सेल डिवीजन का एक सिक्वेंशियल साइकिल होता है, जिसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 रहता है, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये आप लोगों को याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन मियोसिस में एक ही बार होता है, ठीक है। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid in the S phase. मैंने बोला था इसमें भी G1, S, G2 फेज होते हैं, जो कि मियोसिस 1 से पहले होते हैं, और उसी में ही वो सिंथेसिस फेज वो कर लेते हैं, वहां पे वो डुप्लीकेटेड हो जाते हैं। Meiosis involve pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatids of the homologous chromosome. हाँ, यहाँ पर ही यही पॉइंट है मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस। यहाँ पर क्या होता है, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। वहां क्या हो रहा था, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जा रही थी,
और दोनों डिफरेंट एंड को चले जा रहे थे। 46 क्रोमोसोम एक ही लाइन पे अलाइन कर रहे थे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस के बीच में जो सिंपल डिफरेंस है ना, वो ये प्रोफेज में ही है बेसिकली। मतलब मियोसिस 1 अगर ठीक से समझ लो ना तो हो गया तुम्हारा मियोसिस का। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोसिस, राइट। तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, ये रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2। उसमें कितने बन रहे थे? 2 बन रहे थे, 2 सेल बन रहे थे, 2 डॉटर सेल। और इसमें कितने बन रहे हैं? 4 हैप्लॉइड सेल आफ्टर द मियोसिस 2। ठीक है, okay, so here we have meiosis 1 of karyokinesis, जिस meiosis 1 में न्यूक्लियस का डिवीजन में प्रोफेज 1। ठीक है, तो प्रोफेज 1 एक ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है और बहुत ही टाइम लगाता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसमें 5 फेज होते हैं, तो वो 5 फेज को ना अभी हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज a complicated stage and take longer time। ठीक है, इसमें प्रोफेज 1 में अभी भी जो क्रोमोसोम वो क्रोमैटिन फाइबर जैसा था वो अभी भी वैसा ही है। वो कंडेंसेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोफेज 1 में। ओके, तो जो लेप्टोटीन का जो स्टेज है ना, पहला स्टेज, उसमें क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉकेट स्टेज। जैसे वहां बोलते थे ना, वैसे यहाँ बोलते हैं लेप्टोटीन इज बॉकेट स्टेज। तो अगर आपको पूछा जाए कि बॉकेट स्टेज इज सीन इन व्हिच स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, तो आप लोग को बोलना है कि लेप्टोटीन में देखा जाता है। ठीक है, ओके, तो ये लेप्टोटीन का स्टेज है। आपके बुक में तो उतना दिया नहीं है, तो मैं ये बाहर से ले आई हूँ। ओके, ये कंप्लीटली कंडेंस नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा फिर भी बचा हुआ रहता है जो कि जाइगोटीन में पूरा हो जाता है। हाँ, तो व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? अभी मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि क्या होता है। एक क्रोमोसोम ना जो कि एक इंसान से आता है, जो कि डीएनए का एक मतलब समझ लो कि पहले एक क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, उससे एक क्रोमैटिड बनता है, और उसके बाद जो सिंथेसिस फेज होता है ना, जब उसका रेप्लिकेशन होता है, तो उसका एक आइडेंटिकल कॉपी बन जाता है, बिल्कुल एक सेम कॉपी बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अगर हम एक क्रोमोसोम को लें और उसका एक आइडेंटिकल कॉपी बना दें तो सेम ही होगा ना। इसमें अगर टॉलनेस का जीन यहाँ है तो इसमें भी टॉलनेस का जीन यहाँ ही होगा। ठीक है ना, अगर ये वाला क्रोमोसोम में अगर टॉलनेस का जीन यहाँ है, दिस पॉइंट पे, यही वाले पॉइंट पे, तो ये भी तो इसका सिस्टर क्रोमैटिड ही है, एज इट इज ए होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये दोनों अभी हम लोग पढ़े थे, दिस आर द सिस्टर क्रोमैटिड, राइट। तो अगर ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं, आइडेंटिकल हैं, तो अगर जीन अगर यहाँ है टॉलनेस के लिए, तो यहाँ पर भी टॉलनेस के लिए वही जीन ही होगा। टॉलनेस का जीन यहीं पर ही होगा, ये वाला पोजीशन में। पोजीशन चेंज नहीं होता है सिस्टर क्रोमैटिड में। ठीक है, अगर आपके एक बिल्कुल आइडेंटिकल एक कॉपी है, तो आपका नाक जहां है उसका नाक भी वही होगा ना। जहां आप जितने हाइट के हो वो भी उतना हाइट के ही होगा, आप में जितना जीन है उसमें भी इतना ही जीन होगा, है ना। सिमिलरली, ठीक है, तो आप लोग शायद समझ गए हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम मैं किसे बोल रही हूँ। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, हाँ, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में और थोड़े बात करते हैं। जैसे कि मतलब होमोलोगस उसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि होमो मतलब सिमिलर, लोगस मतलब सेम ऑरिजिन, एक ही ऑरिजिन से अगर आए हुए हैं एक क्रोमोसोम, तो उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक क्रोमोसोम लेते हैं, सपोज ह्यूमन के एक लेते हैं कि 8 नंबर क्रोमोसोम, और एक माउस का ले लेते हैं 8 नंबर क्रोमोसोम, क्या वो दोनों सिमिलर होंगे? क्या उनके मतलब जिस ओरिजिन से वो लोग निकले हैं क्या वो सिमिलर होंगे? नहीं, इसीलिए उन दोनों को हम लोग होमोलोगस नहीं कह सकते,
वो दोनों क्या हो जाएंगे, हेट्रोलोगस हो जाएंगे। ठीक है, अभी शायद आप लोगों को ठीक समझ में आ जाएगा। सिमिलर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ जीन दे हैव, दैट्स व्हाई दे फॉर्म ए पेयर एज दे हैव द सिमिलर काइंड ऑफ जीन, एक टाइप का ही जीन है उन लोगों के पास, तो इसीलिए वो लोग पेयर बना लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, सिनेप्सिस और पेयरिंग। ओके, सिनेप्सिस और पेयरिंग में क्या होगा, अभी यहां पर आएगा और एक क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक है, ये दोनों अभी क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, सेम क्रोमोसोम, सेम, ये दोनों सेम ही है, क्रोमोसोम का पेयर ही है, ये दोनों सेम ही है। ये दोनों अभी क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। और पेयरिंग, इसे क्या बोलेंगे, पेयरिंग, इसे हम लोग बोलेंगे पेयरिंग। ठीक है, तो होमोलोगस पेयर कंटेन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस पेयर में कितने जीन होंगे, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। अभी मैंने आपको बताया ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये और एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, सेम ऑरिजिन का है, ये दोनों सेम ऑरिजिन का है। फिर आता है एक वर्ड जो कि बोलता है बाईवेलेंट। ठीक है, बाईवेलेंट क्या होता है, ये होता है, ये दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे बाईवेलेंट क्रोमोसोम, बाईवेलेंट, ये दोनों बाईवेलेंट है क्योंकि ये दो है, 2 यूनिट है। एक यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवेलेंट। ठीक है, ओके, तो इन दोनों के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टोनेमन कॉम्प्लेक्स। ये लोग सिनेप्सिस करते हैं और इन दोनों के बीच में ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। दिस इज न्यूक्लियोप्रोटीनेसियस। न्यूक्लियोप्रोटीनेसियस का मतलब क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। ओके, ठीक है, हाँ, तो अभी ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया और ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। तो ये दोनों तो सिमिलर नहीं है ना एक दूसरे से, ये तो आइडेंटिकल नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, ठीक है, तो इसमें हम लोग ये समझे कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ आ गए, उन्होंने एक पेयर बनाया, एक पेयर बनाया, उस पेयर को हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस, और जो कॉम्प्लेक्स वो लोग फॉर्म किए उसे हम लोग बोलेंगे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। वो किससे बना हुआ होगा, न्यूक्लियोप्रोटीनेसियस। ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ बना है इसे हम लोग कहेंगे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स और ये न्यूक्लियोप्रोटीनेसियस होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं पैकेटीन में। पैकेटीन में क्या होता है, यहाँ पर टेट्राड वाज फॉर्म। ठीक है, टेट्राड मतलब ये दोनों, ये जो बाईवेलेंट क्रोमोसोम है ना, इनको टेट्राड भी बोला जाता है, और एक सिंगल यूनिट को हम लोग डायड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, टेट्राड वाज फॉर्म इन जाइगोटिन बट अपीयर्स इन पैकेटीन। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का बाईवेलेंट, ये जो टेट्राड फॉर्मेशन हुआ है ना, वो होता तो जाइगोटिन में है लेकिन दिखता कहाँ है, पैकेटीन में। वो क्लियरली दिखता कहाँ है, पैकेटीन में दिखता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैं आप लोगों को समझाती हूँ व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सपोज ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पर कर लेते हैं, ये एक हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट, और एक यहाँ पे और एक ले लेते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक है, ये हो गए हमारे डायड, या फिर जो बोल सकते हैं हम लोग बाईवेलेंट क्रोमोसोम, या फिर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक पॉइंट पे आके ना, ये एक पॉइंट पे ऐसे यहाँ पे लग गए हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ब्लैक पेन ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पर ये दोनों के बीच ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ जो पॉइंट ये लोग मतलब जहां पे अटैच हुए हैं ना, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वहां पर अभी क्या करेंगे, ऐसे ही दोनों को आर्म्स को ऐसे ट्विस्ट करके ना
एक का आर वहां चला जाएगा और एक का यहाँ चला आएगा, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर बताती हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम आ गया। हाँ, और ये वाला ग्रीन वाला ये क्रोमोसोम दोनों होमोलोगस हैं। इसमें क्या होगा, ये ग्रीन वाला क्या होगा, इसका आधा पार्ट ना यहाँ चला आएगा इसके ऊपर, they will be twisted and half of some of its part will be transferred to the other homologous chromosome। ठीक है, और यहाँ ये रेड वाला आधा पार्ट यहाँ चला आएगा। दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों तो सिस्टर हैं, बट ये ग्रीन वाला रेड वाला से नॉन सिस्टर ही हुआ, तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड विल बी कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर। और इन दोनों के बीच में ये जो नोड्यूल बना, ओ गॉड अभी कैसे समझाऊं। ठीक है, हाँ, इन दोनों के बीच में जो नोड्यूल बना है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये जहां पे ये दोनों कनेक्ट कर रहे थे ना, ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, ये एक्स फॉर्म कर रहा था, ये भी, हाँ, ये जहां पे कनेक्टेड है ना, ये जो पॉइंट है जहां पे ये ट्रांसफर हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं ये नोड्यूल को, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, और इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेस एंजाइम। रिकॉम्बिनेस का मतलब ऐसे, मतलब रिकॉम्बाइन हो गया, और उसको जोड़ने के लिए भी तो कुछ एंजाइम चाहिए होगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको हेल्प करता है रिकॉम्बिनेस एंजाइम। ठीक है, उसके बाद आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होगा, जो स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो बना था ना टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बिटवीन, ये वाला पॉइंट अभी यहाँ से नहीं गया है, ये यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर चल रहा है इन लोगों का, बट स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो डिग्रेड हो गया। ठीक है, अभी क्या है, दोनों क्रोमोसोम में एक्स सेव का फॉर्मेशन हो गया है, ये दोनों एक्स जैसे दिख रहे हैं ना, दोनों क्रोमेटिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कियाज्माटा। ठीक है, उसके बाद आता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में ये जिस पॉइंट पे अटैच है ना, वो पॉइंट से फिर धीरे धीरे ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, तो इसको बोला जाता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइस्माटा। ये जो पॉइंट है इसका टर्मिनलाइजेशन होगा, ये ऐसे अगर कनेक्टेड है ना, तो धीरे 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 करके ऐसे करके टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन मतलब प्रोफेज का एंड फेज। प्रोफेज का एंड फेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्गी, ये सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ड्यू टू फर्दर कन्वर्सेशन ऑफ क्रोमोसोम, काइस्माटा स्लिप्स अप एंड शिफ्ट्स टू द टर्मिनल एंड। ये मैं हम लोगों को अभी बता रही थी कि ये जो काइस्माटा है ना, कंडेंसेशन होने के बाद ये ऐसे करके ऐसे फिर टर्मिनलाइजेशन हो गया। फिर हमारा ये जो प्रोफेज का जो 5 फेज था यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग लेप्टोप्टीन में पढ़े कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ। कंडेंसेशन होने के बाद फिर जाइगोटीन में हम लोग पढ़े कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे उसने पेयरिंग बनाया, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, वो सिनेप्सिस हुआ, दोनों एक साथ आए, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक पास पास आके फिर अटैच हो गए। पैकेटिन में हम लोग देखे कि वहां पे एक पॉइंट पे वो लोग आके ऐसे ज्वाइंट हो जाते हैं। ज्वाइंट होने के बाद वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म करते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म करने के बाद क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज कराते हैं। एक्सचेंज होने के बाद एक पॉइंट पे फिर भी कनेक्टेड रहते हैं डिप्लोटीन में, और जो उन लोगों के बीच जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो डिसोसिएट हो जाता है। उसके बाद फिर डाइकाइनेसिस में क्या होता है, धीरे धीरे टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, काइस्माटा नहीं रहता है, वो सेपरेट मतलब डिसअपियर, क्या बोल सकते हैं हम, काइस्माटा ऐसे धीरे 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 करके चला जाता है और नहीं रहता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर प्रोफेज का एंड फेज है, तो फिर प्रोफेज का जो
होता है ना, मतलब नॉर्मली जो फेजेस होता है प्रोफेज का, मतलब अभी क्रोमोसोम तो कंडेंस हो गया, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, ये सब डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गए, उसके बाद फिर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इतना हो गया। ओके, तो ये हम लोग अभी पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट meiotic डिवीजन is typically longer and more complex when compared to प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस को अगर हम लोग देखें तो माइटोसिस के कंपेयर में प्रोफेज जो मियोसिस में होता है, प्रोफेज 1, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि पता ही है ये 5 फेज होने वाले हैं। It has been further subdivided into the following 5 phases based on the chromosomal behavior. ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, during leptotin stages the chromosome become gradually visible under the light microscope। ठीक है, कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, इसीलिए the compaction of chromosome continues throughout the leptotin। leptotin में क्रोमोसोम का कंपेक्शन स्टार्ट होता है। This is followed by the second stage of the process called as the zygote। जाइगोटीन होता है उसके बाद नेक्स्ट फेज में। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज द सिनेप्सिस। वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। ईच पेयर क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज द होमोलोगस क्रोमोसोम। जो भी पेयर हो जाएगा ना उसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम ऑफ सिनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure called as synaptonemal complex। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं synaptonemal क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज द बाइवेलेंट क्रोमोसोम। जो सिनेप्सिस में जो होमोलोगस पेयर के जो क्रोमोसोम होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है, बाइवेलेंट। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दोनों को बाइवेलेंट कहा जाएगा, एक सिंगल को यूनिवेलेंट कहा जाएगा, ये तो पढ़ चुके हैं। और टेट्राड, बाइवेलेंट और टेट्राड, टेट्राड भी कहा जाता है। और इसे टेट्राड कहा जाता है, और इसे सिंगल को डायड भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। हाउएवर दिस आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। जो जितना मतलब जाइगोटिन में जितना अच्छे से नहीं दिखते ये लोग, पैकेटेन में उतने अच्छे से दिखते हैं। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव एंड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज। जो भी कुछ होता है ना, लेप्टोटीन जाइगोटिन बहुत ही शॉर्ट होता है, और जो भी मतलब खेल कहाँ होता है, पैकेटेन में होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 chromatids each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as the tetrad। वो दोनों क्लियरली एक टेट्राड के रूप, मतलब टेट्राड के जैसा दिखने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, द अपियरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वहां पे होना स्टार्ट होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। ओके, उसके बाद द साइट एट व्हिच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, राइट, of the homologous chromosome। Crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosome। ये तो पढ़ चुके हैं। Crossing over is also an enzyme mediated process। The enzyme involved is called as the recombinase। क्या एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। किसमें हेल्प करता है, क्रॉसिंग ओवर में। क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। एंड ऑफ पैकेटीन में क्रोमोसोम का जो एक्सचेंज, जो मतलब क्या रिकॉम्बिनेशन, वो पैकेटीन के स्टेज में खत्म हो जाता है। लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। वो जो क्रॉसिंग ओवर का नोड्यूल होता है वहां पे सेपरेट नहीं होते, लेकिन क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होता है। वो क्या होता है ना, वहां पे ट्विस्ट हो जाता है और जाके फिर दूसरे आर्म से अटैच हो जाता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज the beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonemal complex। डिप्लोटीन के फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का डिग्रेडेशन होता है। द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ द क्रॉसओवर। दिस एक्सिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज द कियास्माटा। वो जो एक्सिव स्ट्रक्चर होते हैं ना, जहां पे वो अटैच रहते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है कियास्माटा। इन oocyte and some vertebrates डिप्लोटीन के लास्ट फॉर सम मंथ्स और ईयर। ठीक है, कुछ वर्टिब्रेट्स में oocyte में, कुछ वर्टिब्रेट्स के oocyte में डिप्लोटीन का जो स्टेज होता है वो कुछ मंथ तक जाता है या फिर कुछ ईयर्स तक भी जाता है।
द फाइनल स्टेट ऑफ meiotic प्रोफेज 1 इज डायकाइनेसिस. लास्ट पे जो होता है वो डायकाइनेसिस. दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द काइजमाटा. क्या होता है इसमें? काइजमाटा का टर्मिनलाइजेशन होता है. ड्यूरिंग दिस फेज the chromosome are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome or for separation. इसके बाद क्या होता है? meiotic spindle is fully assembled, prepare for the homologous chromosome to separate. By the end of dikinesis, the nucleus disappear, nuclear envelope also break down. Dikinesis represent the transition to metaphase. Dikinesis वही फेज होता है जो प्रोफेज से मेटाफेज लेके जाता है. ठीक है, अभी प्रोफेज 1 खत्म हो गया, फिर आएगा मेटाफेज 1. ठीक है, आ गया मेटाफेज 1. कहाँ गया? हाँ, मेटाफेज 1 आ गया. मेटाफेज 1 में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना वो काइनेटोकोर से जाके अटैच हो जाते हैं. ये हो गया हमारा एक क्रोमोसोम. ये कहाँ आके अटैच हो जाएगा? यहाँ. ठीक है, यहाँ. ओके. वन क्रोमोसोम वन स्पिंडल फाइबर. एक क्रोमोसोम से एक ही स्पिंडल फाइबर अभी अटैच होंगी. जस्ट मिनट. हाँ, ये स्पिंडल फाइबर हो गया. ये एक सेंटर, ये एक सेंटर. ठीक है, अभी ये स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम से अटैच होगा. ये काइनेटोकोर हो गया. ये एक क्रोमोसोम, ये एक स्पिंडल फाइबर. ठीक है, ऐसे करके जितने भी है ना. ओके, सॉरी दिस विल बी नॉट. तो यहाँ क्या होता है ना, दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं ना, एक मिनट. ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर ना जितने भी क्रोमोसोम होते हैं ये लोग पेयर में ऐसे माइटोटिक फेज में जाके, मतलब जो मेटाफेजिक प्लेट में जाके ऐसे अरेंज हो जाते हैं. नॉट लाइक द माइटोसिस. ठीक है, तो यहाँ पर एक एंड हो गया. ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम. यहाँ पर एक सेंट्रोसोम. यहाँ पर क्या होगा ना, एक स्पिंडल फाइबर आके यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ और एक यहाँ. ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना, ये ऐसे मेटाफेजिक प्लेट में सेंट्रली अटैच हो जाते हैं, ऐसे रह जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट में. ठीक है, यहाँ पर और एक क्रोमोसोम होगा जो कि सिनेप्टोलेमल कॉम्प्लेक्स से अटैच होगा. यहाँ फिर एक और होगा. ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा यहाँ. ठीक है, ये चलेगा. तो माइटोसिस में हम लोगों ने देखा था कि एक जो क्रोमोसोम होता है ना, उसको दो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं. दो, ये एक स्पिंडल फाइबर हो गया, ये एक स्पिंडल फाइबर हो गया. लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? एक स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम से बाइंड कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ अगर आपको पूछा जाए कि माइटोसिस में अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है तो नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर क्या होगा? 23 into 2, राइट? अरे तो यहाँ पर क्या होगा? 23 into 2 यानी कि 46. ठीक है, अगर यहाँ पे आपको बोला जाए कि यहाँ पे अगर क्रोमोसोम अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 8 है तो नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर कितना होगा? 8 into 1, दैट विल बी 8. 8 क्रोमोसोम के लिए 8 ही स्पिंडल फाइबर होंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 क्रोमोसोम 1 स्पिंडल फाइबर. होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन इन द सेंटर ऑफ द सेल. यहाँ पर दो मेटाफिजिक प्लेट बनती हैं. दो, ये आप लोगों को याद रखना है. 2 मेटाफिजिक प्लेट्स आर फॉर्म. ये एक मेटाफिजिक प्लेट हो गया और ये एक मेटाफिजिक प्लेट है. अनलाइक माइटोसिस में एक ही मेटाफिजिक प्लेट बना था. ठीक है, और ये प्रोसेस जिससे वो क्रोमोसोम मतलब सेंटर में आते हैं, एक इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांग्रेशन बोलते हैं. ईच मेटाफिजिक प्लेट है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. एक मेटाफिजिक प्लेट के पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि उसमें जब भी मेटाफिजिक प्लेट बनता था ना, मतलब माइटोसिस में, वहां पे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे. लेकिन यहाँ पे हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, क्योंकि यहाँ 23 होगा और यहाँ 23 पेयर होगी. ठीक है, नो स्पिंडल फाइबर
नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये तो हम लोग पता है। ओके, फिर आता है एनाफेज। एनाफेज में अभी क्या होगा, फिर दोनों तरफ वो खींचेगा। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, एट ईच पोल हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स। सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑकर्स। यहाँ पर क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। अभी ये ऐसे थे ना, ओके यहाँ देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये होमोलोगस पेयर में थे, तो ये एक होमोलोगस पेयर यहाँ चला जाएगा, एक होमोलोगस पेयर यहाँ चला आएगा। ठीक है, होमोलोगस पेयर का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर सेंट्रोमियर, जैसे कि माइटोसिस में जैसे सेंट्रोमियर डिवाइड कर रहा था, ठीक है, सेंट्रोमियर जो डिवाइड कर रहा था बीच में से ब्रेक करके एक सिंगल मतलब क्रोमैटिड जा रहा था दोनों तरफ, एक ही क्रोमैटिड एक तरफ। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम का डिवीजन होगा। ठीक है, डिवीजन तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक होमोलोगस क्रोमोसोम ऊपर गया तो एक होमोलोगस क्रोमोसोम नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाँ, एट ईच पोल हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स। ईच पोल में क्या होगा, यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम है और यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम है विथ 2 क्रोमैटिड्स। वहां पे कितने थे, 1 क्रोमैटिड्स। माइटोसिस में दोनों पोल के तरफ क्रोमैटिड्स एक एक क्रोमैटिड्स थे। ठीक है, यहाँ पर 2 क्रोमैटिड्स रहेंगे क्योंकि होमोलोगस पेयर है। यहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स है ना, सिस्टर क्रोमैटिड्स, लेकिन हाफ रहेंगे। क्रोमोसोम का नंबर कितना रहेगा, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैपेंस एट द एनाफेज 1, क्योंकि जो मतलब घिंचाई हो रही है ना वो एनाफेज में हो रही है, डिफरेंस जो हो रहा है वो एनाफेज में हो रहा है। तो मतलब रिडक्शन इन द क्रोमोसोम नंबर कहाँ पे होता है, एनाफेज में ही होगा। नो स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, यहाँ पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता है माइटोसिस की तरह। फिर आता है टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सारे डिसअपियर कर जाएंगे। न्यूक्ली हैज इक्वल हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अभी न्यूक्ली हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितना पहला था अभी उसमें हाफ क्रोमोसोम दोनों की तरफ सेपरेट हो गए हैं। क्रोमोसोम कंटेंट्स बट नॉट कंप्लीटली, बट सेल स्टिल हैज टू एंटर मियोसिस 2। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मियोसिस 2 में इसे जाना है, इसीलिए सेल कंप्लीटली जो मतलब क्रोमोसोम था ना, जब भी वो टेलोफेज में आता था तो क्रोमेटिन फाइबर में फॉर्म हो जाता था, मतलब जितने भी कंटेंट्स फॉर्म में वो कंटेंट से अनकंटेंस हो जाता था, मतलब अनविंकल, मतलब उलझा हुआ जो रहता था ना, मतलब अभी उलझा हुआ रह जाएगा, जो सुलझा हुआ था मतलब ऐसे ठीक से था, मतलब क्या बोल सकते हैं इसे, जैसे कि कंटेंट्स था ना अभी वो अनकंटेंस कंप्लीटली नहीं होगा, जैसे कि वो माइटोसिस में हो रहा था, क्योंकि इसे फिर से मियोसिस में जाना है, फिर से वो अभी क्यों कंडेंस करेगा, फिर प्रोफेज में फिर कंडेंस करना होगा, तो इसीलिए क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब डिकंडेंसेशन कंप्लीट नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, मतलब कंडेंसेशन जैसा कि वैसा तो नहीं रहता, थोड़ा सा डिकंडेंस होता है क्योंकि इसे अभी मियोसिस 2 में जाना है। ठीक है, ओके, ये आप लोग देख लो, ये प्रोफेज 1 था। ठीक है, यहाँ पे ये होमोलोगस पेयर बनाया, होमोलोगस पेयर ये मेटाफेज में मेटाफिजिक प्लेट में अरेंज हो गई, ये एक मेटाफिजिक प्लेट, ये एक मेटाफिजिक प्लेट, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम, बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो बोलते हैं। ओके, इसके बाद फिर वो एनाफेज में दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जा रहा है, 2 क्रोमैटिड्स, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होगा और यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ओके, फिर आता है मेटाफेज 1। The bivalent chromosome align on the equatorial plate of the microtubule. The bivalent chromosome align on the equatorial plate. जो bivalent chromosome होते हैं ना homologous pair, वो जाके equatorial plate पे arrange हो गए one by one. ठीक है, the chromosome, the microtubule from the opposite pole of the spindle attached to the kinetochore of the homologous chromosome. homologous chromosome जो भी था उसमें जो kinetochore था उससे आके spindle fiber attach हो गया, यही बोला गया है।
The homologous chromosome separate हो गए, while sister chromatid remains associated with their centromere. Sister chromatid को क्यों कुछ होगा, क्योंकि वो homologous pair में गया हुआ है. अगर ये सेपरेट होगा, ये माइटोसिस होता, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर का डिफरेंस होता, और ये वाला क्रोमेटिड यहाँ, ये वाला क्रोमेटिड यहाँ, सिस्टर को दोनों अलग कर दिया जाएगा. लेकिन यहाँ दोनों सिस्टर एक साथ आएंगे, ये पॉइंट याद रख लो. वहां पे सिस्टर का डिफरेंस हो रहा था, यहाँ पे सिस्टर एक साथ आएंगे. ठीक है, दोनों सिस्टर एक साथ आ गए. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अगेन वो रीअपियर होना स्टार्ट हो गया. साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द डायड ऑफ द सेल. Although in many cases of the chromosome do undergo same dispersion, they do not reach extremely extended state of the interphase of the nucleus. The stage between the two meiotic division is called as the interkinesis. जैसे कि हम लोग बता चुके हैं, interkinesis एक फेज होता है meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में. ठीक है, जनरली शॉर्ट लिव, बहुत ही छोटा टाइम के लिए होता है, लेकिन होता है. देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2. इंटरकाइनेसिस के तुरंत बाद ही क्या स्टार्ट हो जाता है, प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे कि अभी तुम लोग एक ब्रेक चाहिए होगा ना माइटोसिस और मियोसिस के बीच पढ़ने के लिए, छोटा सा ब्रेक, वो होता है इंटरकाइनेसिस. A much simpler प्रोफेज देन प्रोफेज 1. प्रोफेज 2 बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपलर ही होगा प्रोफेज 1 के कंपैरिजन में. ठीक है, फिर आता है मियोसिस 2. मियोसिस 2 पहले हम लोग मियोसिस के बारे में बात कर लें, उसके बाद मियोसिस 2 के बारे में बात करेंगे. ओके, ठीक है. मियोसिस 2 में इतना कुछ भी नहीं है, इसलिए देखते हैं मियोसिस 2 में क्या होता है. देखिए, मियोसिस 2 के प्रोफेज में जस्ट सेम एज मतलब क्या बोल सकते हैं जो माइटोसिस में हुआ था, ये प्रोफेज 1 हो गया. क्रोमोसोम तो कंप्लीटली डिकंडेंस नहीं हुआ था, कंडेंसेशन में ही था. प्रोफेज 1 में कंडेंसेशन अगेन बिगिन होगा, फिर स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से. ठीक है, ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है. ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है. फिर क्या हुआ, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो गए, एक ही इक्वेटोरियल प्लेट बने. इक्वेटोरियल प्लेट बनने के बाद सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ. सेंट्रोमियर का डिवीजन होने के बाद एक क्रोमैटिड इधर, एक क्रोमैटिड इधर, एक सिस्टर क्रोमैटिड उधर, एक सिस्टर क्रोमैटिड उधर. जस्ट लाइक एनाफेज. एनाफेज में ये देख सकते हो स्पिंडल फाइबर अटैच है, सेम एज माइटोसिस. ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए. ठीक है, ये n और ये n, ये हो गया टेलोफेज. फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर अपीयर हो गया, फिर ER, गोल्गी, ये सब फिर अपने आप आ जाएंगे. अभी पढ़ लेते हैं. Meiosis 2 is initiated immediately after the cytokinesis. साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद. ठीक है, क्या मतलब मियोसिस 1 उसका साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद मियोसिस 2 बिगिन हो जाता है. यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम है फुल्ली इलोंगेटेड. क्रोमोसोम के फुली इलोंगेट मतलब डिकॉन्डेंस होने से पहले ही वो स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज 2. इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल नॉर्मल माइटोसिस. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2. बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है डिसअपियर हो जाता है फिर से. द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कंपैक्ट. क्रोमोसोम फिर से कंपैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो कंप्लीटली मतलब क्या बोल सकते हैं, डिकॉन्डेंस नहीं होता है अभी तक. At this stage फिर आता है मेटाफेज 2. क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर. The microtubule of the opposite pole from the spindle get attached to the kinetochore. Kinetochore से आके attach हो जाती हैं of the sister chromatid, just same as the mitosis. It begins with the simultaneous splitting of the centromere of the each chromosome. फिर क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाता है, वो बीच में से स्प्लिटिंग हो जाता है, जैसे हम लोग माइटोसिस में पढ़े थे. Which was folding the sister chromatid together, जो कि धर के रखा था, मतलब दो सिस्टर क्रोमैटिड को एक साथ जो पकड़ के रखा था. allowing them to move toward the pole of the cell by shortening the microtubule attached to the kinetochore. ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो स्पिंडल फाइबर होता है वो इलास्टिक नहीं होता, तो उसको क्या करना पड़ता है, असेंबल और डिसअसेंबल करना पड़ता है. अगर उसको शॉर्ट करना है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को, तो उसको उसमें से वो टिबुलिन फाइबर को, वो टिबुलिन को थोड़ा सा निकाल देगा. ठीक है,
फिर आता है टेलोफेज। टेलोफेज 2 में क्या होगा, मियोसिस एंड विद द टेलोफेज 2 इन विच टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज बाय न्यूक्लियर एनवलप। अगेन उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म होगी, वो क्रोमैटिन जो था ना, वो क्रोमोसोम था, वो मतलब अनटेंगल हो जाएगा अभी फिर से, और वो मतलब जो पैक्ड होके था वो अभी फिर से खुल जाएगा, untangled हो जाएगा, ठीक है। The cytokinesis follows resulting in the formation of the tetrad of the cell, that is the 4 haploid daughter cell. After the end of the telophase 2 and meiosis 2 there will be 4 haploid daughter cell, ठीक है। ठीक है, ये आप लोग देख चुके हैं। हाँ, ये जो सेल है ना यहाँ पे, दिस आर द सेम स्टेज, ये मियोसिस 1 के बना हुआ सेल है, ये भी मियोसिस 1 का बना हुआ सेल है। आफ्टर दिस विल गो टू दिस स्पेस, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस का सिग्निफिकेंस। मियोसिस हमें रोज क्यों चाहिए? Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species achieved across the generation in sexually reproducing organism. जो भी लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अगर उनका गैमेट n नंबर का हुआ तो वो दूसरे वाले गैमेट से फ्यूज करके फिर उनका जो नंबर है ना, क्रोमोसोम का नंबर, उसे बैलेंस कर लेते हैं, है ना, उसे बैलेंस कर लेते हैं। और इसमें फायदा क्या होता है, जो वो मतलब जो वो हम लोग यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रहा था ना, जहाँ पे क्या हो रहा था, एक क्रोमोसोम का एक पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जा रहा था, ठीक है। तो कैरेक्टर का ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब जो हुआ, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कभी आप लोग सोचे हो कि आपका पेरेंट्स ऐसे थे, वो आपकी माताजी ऐसे थी, दोनों का मिलाकर, दोनों का कैरेक्टर जो भी है उस वो सब मिलाकर आपके आप में आया है ना, आप में आया होगा। कुछ आपके मतलब फादर से आए होंगे, कुछ आपके मदर से आए होंगे, जो कि रिजेंबल करता है आपसे। वो क्यों हुआ? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर। जो क्रोमोसोम दोनों एक साथ आए ना, उनके बीच में फिर क्रॉसिंग ओवर हुआ। कुछ क्रोमोसोम फादर के साइड से आपके पास आया, कुछ क्रोमोसोम मदर के साइड से आपके पास आया, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन यहां से होता है, कहां से? क्रॉसिंग ओवर से, म्यूसिस से, ठीक है। इवन दो द प्रोसेस per se paradoxically result in the reduction of chromosome number by half, ठीक है। this result in reducing the chromosome number by half, but that is only to increase the genetic variability in the population of organism from one generation to the next. हाँ, ये किस लिए हुआ? जेनेटिक वेरिएबिलिटी अगर होगा तो कैरेक्टर्स जो भी है ना एक ऑर्गेनिज्म के पास, वो अपने जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के मतलब वेरिएशन से स्टार्ट होगा। वेरिएशन इज वेरी गुड फॉर ऑर्गेनिज्म, राइट। एक पॉपुलेशन के लिए वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सेम जीन एक मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ऐसे कैरी करते चले गए ना, तो धीरे धीरे ना वो क्रोमोसोम में डिप्रेशन चला आता है, ठीक है। डिप्रेशन इन द क्रोमोसोम चला आता है, जिसकी वजह से वेरिएशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही जीन को अगर तुम रिपीट करते गए तो उसमें जेनेटिक इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, जिससे कि बहुत सारे मतलब बीमारी हो जाती है, जैसे कि ये हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, बस ये लास्ट लाइन है। वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। एक स्पीसीज को अगर इवोल्यूशन करना है तो उसके लिए वेरिएशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वेरिएशन अगर लाइफ में नहीं होगा, अगर तुम खुद ही सोच लो अपनी लाइफ में अगर वेरिएशन नहीं होगा तो वो सेम चीज कर करके तुम बोर नहीं हो जाओगे, सेम एज दैट, राइट। तो ये समझ लो कि वेरिएशन ना होने से जीन में जो होता है ना, क्रोमोसोम में इनब्रीडिंग का डिप्रेशन आ जाता है। क्रोमोसोम सेम क्रोमोसोम को अगर हम रिपीटेडली मतलब वहीं से क्रॉस करवाते रहेंगे तो उसमें ना फॉल्ट आ जाता है क्रोमोसोम में, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए सही नहीं होता। इसलिए इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत ही जरूरी है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेल साइकिल।
Okay, so we will discuss about some other topics on some other day. Okay, thank you.